हेलो डियर स्टूडेंट। चलिए हम लोग हमारी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हैं। डेफिनेटली इसके पहले 8 वीडियोस है और ये फ्लूइड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ये चैप्टर हमारा चल रहा है और उसमें से हम लोग ये कहे कि आखिरी के 30% का पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया है। इस पार्ट का नाम है बेटा फ्लूइड इन मोशन। अब इसकी विशेषता मैं आपको समझाता हूं। फ्लूइड इन मोशन का मतलब इसको हम लोग हाइड्रोडायनामिक्स कहते हैं। तो हमारा टॉपिक है बेटा आज का फ्लूइड इन मोशन। यानी अब तक तुम सारे वीडियोस यदि हमारे देखते हैं तो सारे वीडियोस के अंदर फ्लूइड जो है ये एक जगह पे स्थिर है। दैट्स व्हाई इट वाज हाइड्रोस्टैटिक्स। यानी एक कंटेनर के अंदर फ्लूइड भर के रखा है और एक ही जगह पे है। यहां पे आप देखोगे तो फ्लूइड अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा है। फ्लूइड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। तो फ्लूइड आर इन मोशन एंड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज द हाइड्रोडायनामिक्स। We called it as the hydrodynamics because fluid is performing an motion. अब देखो बेटा, पेन कागज लेकर के बैठिए, बढ़िया नोट्स बनाइए क्योंकि इसके अंदर भी डेरिवेशंस अच्छे डेरिवेशंस आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के फ्लो हमारे पास है। एक है स्ट्रीमलाइन और लैमिनार। तो वहां जाने से पहले कोई भी चीज यदि बहुत अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए ऐसा आपको लगता है तो उसके लिए ना पहले उसके छोटी छोटी बेसिक्स बातों को हम लोग समझते हैं। तो मैं आपको कुछ ये बेसिक जो डेफिनेशन है ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक स्टेडी फ्लो है, फ्लो लाइन, स्ट्रीम लाइन और ट्यूब फ्लो। ऐसी 4 डेफिनेशन को आपके सामने रख रहा हूं बिकॉज जब मैं वो वाले पार्ट को पढ़ाऊंगा तो शायद मैं इस शब्दों को इस्तेमाल करूंगा, तब आपको इस शब्दों के बारे में कोई अड़चन नहीं होनी है। इस शब्दों के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। तो चलिए, जब भी फ्लूइड फ्लो होता है मेरे अजीज दोस्तों, जब भी फ्लूइड फ्लो होता है तो फ्लूइड की एक विशेषता है। लाइट को पहले मैं ठीक कर लेता हूं। चलिए, जब भी फ्लूइड फ्लो होता है तो मान लीजिए फ्लूइड का एक छोटा सा पार्टिकल होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ फ्लूइड एंड दैट फ्लोज इन दिस फैशन। तो यानी एक पाथ वो फॉलो कर रहा है। ये मान लीजिए ये आपका दूसरा पार्टिकल है, मान लीजिए ये आपका तीसरा पार्टिकल है, मान लीजिए ये आपका चौथा पार्टिकल है। सो दीज आर द डिफरेंट पार्टिकल, अलग अलग पार्टिकल्स है जो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर रहे हैं बेटा, फ्लो हो रहे हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज फ्लूइड इन मोशन। तो हम लोग ये कहते हैं ये जो एक पार्टिकल यहां से यहां आगे जा रहा है और वो जिस फैशन में जा रहा है, जिस रोड मैप में जा रहा है, उसको हम लोग फ्लो लाइन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज फ्लो लाइन। द पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल, आई रिपीट, द पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इज कॉल्ड एज फ्लो लाइन। अब ऐसे सारे पार्टिकल के पाथ को मिला दो और यहां पे एक ऐसी ट्यूब बनेगी, तो इस ट्यूब का नाम होगा फ्लो ट्यूब। क्या नाम होगा बच्चों? फ्लो ट्यूब। मतलब फ्लो ट्यूब क्या है बेटा? इट इज एन इमेजिनरी बंडल्स ऑफ फ्लो लाइन। फ्लो लाइन का एक इमेजिनरी बंडल्स, पाइप, जैसे हम ये कहें ना किसी ये जो पानी फ्लो करने वाला जो कैनल होता है, कैनल, उस कैनल को हम लोग मानेंगे फ्लो ट्यूब। इट्स इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइंस। यानी एक से अधिक फ्लो लाइन को इमेजिनरी तौर पे एक साथ ले लिया तो वो जो फ्लो बनेगा उसको हम लोग कहेंगे बच्चों फ्लो ट्यूब, और इंडिविजुअल पार्टिकल के फ्लो को हम लोग कहेंगे फ्लो लाइन। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज अ स्ट्रीम लाइन और व्हाट इज अ स्टेडी फ्लो। और स्टेडी फ्लो कि मान लीजिए यहां से एक पार्टिकल जा रहा है और इस पॉइंट से जब ये गुजरेगा, तो इसकी वेलोसिटी को हम लोग मेजर करेंगे। विल मेजर इट्स वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। और यहाँ की वेलोसिटी यदि हर बार कांस्टेंट होगी, यानी बहुत स्मूथली फ्लो जा रहा है, हर बार जब ये पार्टिकल जो है फ्लूइड का वो उसमें से जब गुजर रहा है तो यदि वो अपनी वेलोसिटी को हर बार ही कांस्टेंट रख रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे स्टेडी फ्लो। क्या कहेंगे बच्चों? वैसे तो ये बहुत चिल्लर डेफिनेशन है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। नाउ व्हाट इज स्ट्रीम लाइन?
इस पॉइंट को यदि हम टेंजेंट निकालते हैं विद द फ्लो, इस टेंजेंट को हम लोग स्ट्रीम लाइन कहते हैं। तो हम आते हैं अभी दूसरे पॉइंट पे। तो चलिए लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पॉइंट। हमारे पास दो तरह के फ्लो है। पहला फ्लो है बेटा स्ट्रीम लाइन, या उसको हम लोग लैमिनार भी कहते हैं। तो फर्स्ट फ्लो मैं यहां पे रख रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रीम लाइन फ्लो। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रीम लाइन फ्लो, और इसी का दूसरा नाम है बच्चों लैमिनार फ्लो। और इसी के कंपैरिजन में एक और फ्लो है जिसका नाम है टर्बुलेंट फ्लो। सो वी आर राइटिंग हियर टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, इसको मैं बिल्कुल एकदम सिंपल अंदाज में आपके सामने रखता हूं। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है उसका नाम है बच्चों क्रिटिकल वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय वीसी। आगे जाके हम इसका डेरिवेशन भी देख रहे हैं। क्या होता है मित्रों, जब एक जगह से फ्लूइड दूसरी जगह पे फ्लो कर रहा है, तो जब वो भागेगा तो उसकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, वो तेजी से भागेगा। जैसे इसको समझने के लिए मैं आपको एक नॉन टेक्निकल उदाहरण देता हूं ताकि आप इसके साथ जुड़ जाओ टॉपिक के साथ। देखो क्या होगा, मान लीजिए हम एक टू व्हीलर का उदाहरण लेते हैं, और बाइक जब हम लोग चलाते हैं तो ओवर स्पीड और अंडर स्पीड की एक डेफिनेशन हम लोग तय कर लेते हैं कि मान लीजिए 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर इस रफ्तार से ज्यादा से आप टू व्हीलर चलाते हैं तो मैं कहूंगा आप ओवर स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, और इस रफ्तार से कम में चलाते हैं तो आप अंडर स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। तो जब आप कोई भी व्हीकल को 80 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा तेजी से चलाते हैं तो वी सेड दैट वी आर रनिंग दिस कार इन द ओवर स्पीड में, और जब अंदर चलाते हैं तो हम लोग अंडर स्पीड में हैं। ठीक उसी तरीके से इस फ्लो को वेदर इट इज स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट, या फिर स्ट्रीमलाइन, लैमिनार और टर्बुलेंट, उसको डिफरेंशिएट करने वाली एक वेलोसिटी है जिसका नाम है क्रिटिकल वेलोसिटी। यानी आसान भाषा में यदि कोई भी फ्लो की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होती है तो उसे हम टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे, और इससे कम होती है तो उसको हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो कहेंगे। क्लियर? ये उसकी डेफिनेशन हो गई। अब उसके कुछ पॉइंट्स ये समझ लीजिए कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में आप यहां की वेलोसिटी गिनिए, यहां की वेलोसिटी गिनिए, यहां की वेलोसिटी गिनिए, यहां की अलग अलग पॉइंट की अलग अलग हो सकती है, लेकिन हर बार जब ये पार्टिकल यहां से गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी। जब यहां से गुजरेगा तब उसकी कांस्टेंट, यहां से गुजरेगा तब उसकी, मान लीजिए यहां से 30 है, यहां से 40 है और यहां से 50 है, तो जब भी जो भी पार्टिकल यहां से गुजरेगा तो उसकी 30 ही होगी, जब यहां से गुजरेगा तो उसकी 40 ही होगी, यहां से गुजरेगा तो उसकी 50 ही होगी। मतलब एट एनी पॉइंट व्हेन द पार्टिकल पास इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट फ्लो इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन। लेकिन हर पॉइंट पे हर बार वेलोसिटी यदि चेंज होती है और वो क्रिटिकल को क्रॉस करती है तो हम उसको टर्बुलेंट फ्लो मानते हैं। टू स्ट्रीमलाइन, मान लीजिए पहली एक स्ट्रीमलाइन है ना, इंडिविजुअल पार्टिकल का पाथ, और ये दूसरे इंडिविजुअल का पार्टिकल का पाथ, ये हमेशा एक दूसरे को पैरेलल रहेगा, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, नेवर इंटरसेक्ट। लेकिन टर्बुलेंट में ये इधर से आ सकता है, ये इधर से आ सकता है, ये इधर से आ सकता है, इंटरसेक्ट हो सकता है, और इस इंटरसेक्शन के कारण ही वहां पे एडीज भी फॉर्म होती है, वहां पे हम लोग कहे कि जिगजैग मोशन फॉर्म होती है, और उसी की वजह से टर्बुलेंस फॉर्म होता है। तो ये टर्बुलेंट में होता है, और दूसरा वाला जो है वो लैमिनार में होता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है। चलिए, what is critical velocity? So simply, what is critical velocity? A velocity which differentiate whether our flow is turbulent or laminar. यानी कि इस वेलोसिटी से ही डिसाइड होता है कि आपका फ्लो किस प्रकार का है, क्या वो स्ट्रीमलाइन की तरफ जा रहा है या फिर वो टर्बुलेंट की तरफ जा रहा है। तो ये डिसाइड करने वाला जो वेलोसिटी है उसको हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। नाउ एज पर एज द क्रिटिकल वेलोसिटी इज कंसर्न, तो क्रिटिकल वेलोसिटी को हम लोग टेक्निकली क्रिटिकल वेलोसिटी, हमारे सिलेबस में इस क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन नहीं है, डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, विच इज गिवन बाय Rn ईटा रो इनटू डी। इसको समझाता हूं। ये Rn जो है दैट इज कॉल्ड एज रेनॉल्ड्स नंबर, ईटा जो है दिस इज वी कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दिस इज नथिंग बट एन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मतलब होता है कि आपका जो फ्लूइड है वो कितना गाढ़ा है। क्योंकि मुझे बताइए, पानी और ऑयल और हनी, ये तीनों को हम एक इंक्लाइन सरफेस से छोड़े तो वो समान स्पीड से नहीं जाएंगे, उनकी अपनी स्पीड अलग होगी। हालांकि तीनों का इंक्लिनेशन समान है, इतने ही इंक्लिनेशन से तीनों फ्लूइड को मैं छोड़ता हूं तो तीनों फ्लूइड समान गति से नहीं जाएंगे, ये आपको समझना है। व्हाई? बिकॉज देयर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफरेंट। क्योंकि एक फ्लूइड जो है वो ज्यादा विस्कस है, दैट इज वन फ्लूइड इज मोर विस्कस। जैसे हनी ज्यादा विस्कस है, ऑयल उससे कम है और पानी उससे कम है, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मैटर करेगा। देन वी कॉल्ड एज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड की डेंसिटी भी है कि आपने कितना कॉम्पैक्ट उसको भर रखा है पर यूनिट एरिया, और दैट इज कॉल्ड एज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। अब जिस ट्यूब से वो फ्लो हो रहा, बड़ा ट्यूब होगा तो वो तो धीमा ही जाएगा, और छोटा ट्यूब होगा तो वो भागेगा। जैसे पाइप के अंदर छोटा पाइप ले लिया तो पानी तेजी से भागेगा, बड़ा पाइप ले लिया तो पानी धीमा धीमा जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम आगे पढ़ने वाले हैं। वो एरिया एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहां डायमीटर रोल अदा करेगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द क्रिटिकल वेलोसिटी। सो सिंपली यहां से हमें सीईटी जेईई नीट के लिए क्या ज्ञात होता है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहां है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहां है बेटा, डेंसिटी, एंड ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। का डायमीटर बड़ा, वेलोसिटी घटेगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। और वैसे भी हमको टेक्निकली समझ में आ रहा है कि भैया डायमीटर को बढ़ा दो, बढ़ेगा तो धीमा धीमा फ्लो होगा, कम होगा तो प्रेशर से फ्लो होगा। नाउ व्हाट इज द रेनॉल्ड्स नंबर? अगेन ये दोनों ना साथ में मिलके काम करते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर और क्रिटिकल वेलोसिटी, क्योंकि ये डिफरेंशिएट करते हैं किसको, फ्लो को। रेनॉल्ड्स नंबर इज ए काइंड ऑफ नंबर ओनली। इसका फॉर्मूला यही से डिराइव होता है, Rn इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए बेटा, Vc रो इनटू d अपॉन ईटा, एंड दिस इज कॉल्ड एज रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर, यदि रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1000 है तो आपका फ्लो जो है बेटा वो लैमिनार है। यदि आपका रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 2000 है तो आपका फ्लो जो है वो टर्ब्यूलेंट है। और आपका रेनॉल्ड नंबर जो है वो कैन से 1000 और 2000 के बीच में है, लेस देन 2000 तो आपका ट्रांजिशन मोड में है। ट्रांजिशन मोड का मतलब होता है कि आपका फ्लो लेमिनार से टर्बुलेंट में शिफ्ट हो रहा है। तो ये नंबर है, ये नंबर बताएगा। 1000 से कम है तो लेमिनार या आप स्ट्रीमलाइन पे है, यदि आपका 2000 से ऊपर जा रहा है तो आप टर्बुलेंट पे जा रहे हैं, और 1000-2000 के बीच में तो मतलब वो ट्रांजिशन में है कि नाउ आवर फ्लो इज ट्राइंग टू शिफ्ट फ्रॉम लेमिनार टू द टर्बुलेंट। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस रेनॉल्ड नंबर दैट वी हैव लर्न। रेनॉल्ड नंबर में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, अभी जिसका मैंने जिक्र किया था वो आपको मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, तो इसका आप लोग फोटो लीजिए, मैं बाजू हटता हूं। फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो आप नोट्स बनाने की आदत रखिए, अपनी खुद की कॉपी बनाइए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत यदि कोई नोट्स है तो वह है हैंड रिटन नोट्स, जो आपने समझ के बनाई हुई है। हमारे पास सभी प्रकार की डिजिटल के फॉर्म में नोट्स है, लेकिन 18 साल के अनुभव के बाद में हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि सबसे बढ़िया यदि कोई नोट्स है तो वो है आपकी हैंड रिटन नोट्स। नाउ द नेक्स्ट topic is viscosity. We will call it as the viscosity. Now what is viscosity? इसकी डेफिनेशन मैं पढ़ के बताता हूं और फिर अपन डिटेल में जाएंगे। The property of fluid by virtue of which the relative motion between the two different layers of the fluid experience the dragging force is called as viscosity. सर छान वाचलं काही समजलं नहीं? ये बुक तो आपके पास भी अवेलेबल है, तो हम लोग बीच में इसी के लिए है तो ये समझ में आए। अब देखिए, छोड़ दीजिए डेफिनेशन, छोड़ दीजिए सब, मैं जो बोलता हूं वो आप समझिए क्या है। देखिए क्या होता है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि मान लीजिए यहां पे एक इंक्लाइन सरफेस है, ये दिस इज द इंक्लाइन सरफेस, और यहां से मान लीजिए हमने दो चीजें छोड़ी है, एक छोड़ा है वाटर यानी कि पानी, और एक छोड़ा है हनी। अब मुझे आप जवाब दीजिए, पहले मैंने पानी छोड़ा, पानी भी नीचे की तरफ आएगा, फिर मैंने हनी छोड़ा तो हनी भी नीचे की तरफ आएगा। तुम मुझे बताओ, क्या दोनों समान स्पीड से आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। यानी कि हनी जो है वो धीमा धीमा आएगा और पानी जो है वो बहुत तेज जाएगा। अब इसका कारण पूछते हैं तो कारण यह है
कि हम टेक्निकली बोलते हैं कि हनी इज मोर विस्कस देन पानी, यानी हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। तो उसकी विस्कोसिटी जो है हनी की, शहद की, वो पानी से बहुत ज्यादा है, ये हम मानते हैं। द विस्कोसिटी ऑफ हनी इज मोर एज कंपेयर टू वाटर। नाउ अब ये विस्कोसिटी क्या होती है, तो इसको समझते हैं हम। जब भी कोई चीज फ्लो होती है तो मान लीजिए ये उसकी लेयर 1 है, दैट इज कॉल्ड एज लेयर 1, जो कि कांच की बोतल होगी तो उसको चिपकेगी और हमेशा निचली लेयर की वेलोसिटी हमेशा शून्य मानी जाती है, वो चिपक जाती है। लेकिन दूसरी लेयर जो है उस लेयर को पार करके सामने जाती है, तीसरी लेयर जो है वो भी उसको पार करके सामने जाती है। तो जब दूसरी लेयर पहले लेयर के ऊपर से सामने जा रही है तो पहले लेयर दूसरी लेयर को पीछे की तरफ खींचती है, पीछे एक फोर्स लगाती है और उस फोर्स का नाम होता है ड्रैगिंग फोर्स। क्या नाम होता है बेटा? ड्रैगिंग फोर्स। यानी निचली लेयर है और ये ऊपर की लेयर है, जब ऊपर की लेयर जा रही है तो निचली लेयर उसको एक पीछे की तरफ, और वो ये फोर्स जो होगा वो टेंजेंशियल होगा, यानी खींचेगा उसको, ऐसे ऐसे खींचेगा, तो इसको कहेंगे हम ड्रैगिंग फोर्स। तो जिसमें ज्यादा ड्रैगिंग फोर्स उसकी विस्कोसिटी ज्यादा, यानी कि मोर इज द ड्रैगिंग फोर्स, मोर इज द विस्कोसिटी। यानी हनी के अंदर निचली लेयर ऊपर की लेयर को पीछे खींचने की ताकत ज्यादा है, यानी कि वो ज्यादा खींचती है इसलिए उसकी विस्कोसिटी ज्यादा, और पानी में वो कम है इसलिए वो जल्दी चला जाता है। यानी यहां से दूसरी भी सीख मिलती है हमको हमारे जीवन की, कि ये जो खींचातानी यानी कि आगे जाने वाले को पीछे खींचने का काम जो है वो केवल इंसानों में नहीं है, तो वो इसमें भी है। यानी निचली लेयर भी ऊपर की लेयर को पीछे की तरफ खींचती है बच्चों, और उस खिंचाव को ड्रैगिंग फोर्स कहा जाता है। और जहां ड्रैगिंग फोर्स ज्यादा है वहां पे विस्कोसिटी ज्यादा है। यानी कैसा? अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, अब देखिए कितना फर्क पड़ेगा अब समझ में। The property of fluid by virtue of which the relative motion between the two different layer of the fluid experience the dragging force, relative motion। यानी ये आगे जा रहा है और ये पीछे खींच रहा है, नहीं कि ये सामने है। या कभी कभी ना दोनों भी आगे जाते हैं तो दोनों में भी खिंचाव होता है, तो ऊपर वाली आगे जा रही है, नीचे वाली धीमी धीमी जा रही है, इसलिए रिलेटिव मोशन शब्द यूज किया है। और उसके बीच में जो फोर्स लगता है इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। और यहां बोला है मोर अपोजिशन ऑफ द मोशन हायर इज द विस्कस प्रॉपर्टी, और हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। व्हाट डू यू मीन बाय विस्कस ड्रैग? मैंने आपको बताया है। Now what is velocity gradient? The next एक टॉपिक आपके सामने मैं ला रहा हूं, that is called as velocity gradient। और velocity gradient is nothing but a rate of change of velocity with respect to distance। क्योंकि जैसे 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 हम लोग आगे जाते हैं तो उसका खींचने का, क्योंकि जितनी लेयर ज्यादा कांटेक्ट में आएगी निचली लेयर से उतना ड्रैगिंग फोर्स उसको ज्यादा लगेगा। इसका मतलब जैसे जैसे लेयर सामने जाएगी तो ड्रैगिंग फोर्स ज्यादा लगते जाएगा, मतलब उसकी वेलोसिटी घटती हुई जाएगी। तो एक बात क्लियर है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी ना, क्योंकि खिंचाव वाला फोर्स, जो ड्रैगिंग वाला फोर्स है वो बढ़ते जाएगा, और यदि ड्रैगिंग फोर्स बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी निरंतर घटती जाएगी। तो डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी के ऊपर जो प्रभाव होगा उस क्वांटिटी, उस एंटिटी का नाम है बच्चों वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो विल डिफाइन दिस, इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यानी सर नहीं समझ में आ रहा है, अरे मेरे गरीब हो, देखो इधर लेयर दूसरी यही तक है तो इतना ही खिंचाव है ना, फिर ये आगे गई तो खिंचाव इतना है, क्योंकि यहां भी है यहां भी है, फिर लेयर आगे गई तो खिंचाव इतना है, फिर लेयर आगे गई तो खिंचाव इतना है। पहले डिस्टेंस इतना था, फिर डिस्टेंस बढ़ गया, फिर डिस्टेंस और बढ़ गया, फिर डिस्टेंस और बढ़ गया। बराबर है? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो वैसे वैसे उसमें खिंचाव भी बढ़ेगा, तो वेलोसिटी क्या होगी? घटेगी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। आसान भाषा में आप समझ लीजिए। तो चलिए मेरे अजीज दोस्तों, हम मोशन को पढ़ रहे हैं, और अभी तक वो ना आए ये नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों मोशन न्यूटन्स के बगैर अधूरा है। और हमने कहा था कि अभी फ्लूइड जो है वो हरकत में आ गया है, वो मोशन में आ गया है। और यदि फ्लूइड मोशन में आ गया है तो हमें ये समझना जायज है कि फ्लूइड आर इन मोशन। तो उसके लिए हम लोग एक अपने ही पुराने साथी का नाम
यहां पे ले रहे हैं और हमारा साथी बेस्ट फ्रेंड कौन है बेटा? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है बेटा? ये इसमें पहली चीज बहुत क्लियर है, फॉर स्ट्रीम लाइन फ्लो। इसने पहले ही बोल दिया, फालतू बातें मत करो, टर्बुलेंट के लिए मैं एप्लीकेबल नहीं हूं, मैं एप्लीकेबल केवल और केवल स्ट्रीम लाइन, यानी मुझे फ्लो स्मूथ चाहिए, धीमा धीमा जा रहा है तो मैं एप्लीकेबल हूं। तो मैं बताता हूं यहां पे इन स्ट्रीम लाइन फ्लो के अंदर जो विस्कस फोर्स होगा, आई विल से द विस्कस फोर्स जो होगा, विस्कस फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो इसने विस्कस फोर्स के बारे में कहा है, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ layer, that is called as A, and also viscous force is directly proportional to velocity gradient. Is also directly proportional to the velocity gradient. यानी इसने कहा है कि भैया विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, और इसको भगा दिया जाए तो फिर आपको पता है यहां पे आपको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डालना पड़ता है, और वो हम डालते हैं ईटा, और ईटा का मतलब होता है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और यही आगे जाके विस्कोसिटी में अहम रोल अदा करेगा। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा वो गाढ़ा फ्लूइड होगा, यानी विस्कस फ्लूइड होगा। जैसे विस्कोसिटी ऑयल की ज्यादा है पानी से तो उसका ईटा जो है ऑयल का ज्यादा है, हनी की ज्यादा है तो हनी का ईटा जो है वो ज्यादा है पानी से और ऑयल से, तो ये डिफाइन करेगा, और इसको बोलते हैं अपन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो व्हाट इज न्यूटन्स लॉ? न्यूटन्स लॉ बोलता है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर जो विस्कस फोर्स लगता है, यानी पीछे खींचने वाला ड्रैगिंग फोर्स जो लगता है विस्कस फोर्स, वो विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया पे। अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए ये हाथ के ऊपर ये हाथ घिस रहा है तो इतना ही एरिया इसके कांटेक्ट में आ रहा है, तो इतनी ही लेयर को पीछे खींचा जा रहा है। अब दो लेयर है, अब उसके ऊपर दो जा रहे हैं, तो ये दोनों ये हाथ और ये हाथ, एरिया बढ़ा तो विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा। तो उसने यही कहा है कि विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्लियर? दूसरा है वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो रेट जो होगा उसका डिस्टेंस के अनुसार वेलोसिटी जो चेंज होगी वो भी अफेक्ट करेगा आपके विस्कस फोर्स के ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे वेलोसिटी आपकी घटेगी तो विस्कस फोर्स आपका बढ़ेगा, तो इट इज डिपेंडिंग ऑन दिस वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसको सिर्फ मैंने लिख दिया इक्वेशन 1 और 2 को, तो यहाँ पे मुझे ये न्यूटन्स लॉ मिल गया है। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, फॉर ए स्ट्रीमलाइन फ्लो the viscous force acting on any layer is directly proportional to number 1 area of the layer and number 2 वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये भी मैंने कहा, उसके बाद में आता है बेटा ये इसको सॉल्व करके यहाँ पे ईटा आ जाना, फिर आता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहां से ईटा बराबर क्या हो जाएगा, विस्कस फोर्स अपॉन एरिया इनटू टीवी बाय डीएक्स। समझने वालों इसको बताइए, इट इज द रेशियो ऑफ विस्कस फोर्स टू द एरिया इनटू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। पढ़ेंगे तो यही आएगा। अब फोर्स किस में गिनते हैं बेटा? न्यूटन्स में। एरिया मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी बोलिए बेटा मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, है ना? ना रे छोड़ो, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया ईटा। व्हाट इज ईटा? ईटा इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मोर इज द कोएफिशिएंट, मोर इज द विस्कस फ्लूइड। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसका जन्म कहां से हुआ है? तो ये हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे डाला था। किसमें डाला था बेटा? ये तो न्यूटन्स लॉ में, और वहीं से इसका जन्म हुआ है। जन्म 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 साथ जाना मेरे गजम गजम ना 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 ना। तो इसके आगे आता है स्टोक्स लॉ, फिर आते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बहुत कुछ। चलिए अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट लॉ को लेकर के। बढ़िया सा लॉ है ये, बढ़िया सा लॉ है। फोटो लीजिए, फोटो लीजिए। बढ़िया। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया है कि नेक्स्ट जो वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर पूरा आपके पास आएगा बेटा। आप लगे रहिए, भांडेसर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में स्टूडेंट के साथ पर्सनली कॉन्टेक्ट में और हर बच्चे का पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी, और कोचिंग के अंदर
आपका 100% सेटिस्फेक्शन और 100% रिजल्ट की जिम्मेदारी लेने वाली एकमेव अकेडमी भांडेसस अकेडमी। तो आप अपने जूनियर्स रेफर कीजिए आपके रिलेटिव जूनियर्स को, और हमारी 2026-28 की बैच की एडमिशन शुरू हो गई है, जो 10वीं कक्षा में है उनकी, और जो 10th स्टैंडर्ड है 9 से 10 जा रहे हैं तो 10 के लिए भी हमारी बैचेस के एडमिशन शुरू हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच।